So the most eco-friendly genset. घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। जिस चीज का इंतजार था वो दिन आ गया है। लगातार महीनों से बात हो रही थी कि अमेरिका तैयारी कर रहा है इराक पर युद्ध की। आज सुबह से इराक पर हमला शुरू हो गया है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर शब्दों के जाल को ध्यान से देखा जाए तो जितने टेलीविजन नेटवर्क हैं या अखबार वाले हैं उनकी कैच लाइन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ टेलीविजन नेटवर्क लिख रहे हैं कि क्राइसिस इन इराक, कुछ ने लिखा है इराक क्राइसिस, कुछ ने लिखा है यूएस वर्सेस इराक और कुछ ने लिखा है इराक पर हमला। इन सब शब्दों को पढ़ने की कोशिश करिए, बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन देश, कौन आदमी, कौन टेलीविजन, कौन अखबार, कौन रेडियो किसके साथ खड़ा है और क्या कहना चाहता है, सिर्फ 3 शब्दों में। इस घटना चक्र के इस कार्यक्रम में और अब रात के लगभग 10 बजे तक हम 3 घंटे में आपको ये विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि इस युद्ध का मकसद क्या है, इस युद्ध से जॉर्ज डब्ल्यू बुश को क्या हासिल होना है, इराक को क्या मिलेगा और साउथ एशिया की पूरी राजनीति और साउथ वेस्ट एशिया की पूरी राजनीति में क्या तब्दीली आएगी। हालांकि ये युद्ध कब तक चलेगा किसी को नहीं मालूम है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन अमेरिका के कागजों के हिसाब से 70 दिन का आंकड़ा अमेरिका ने रखा है कि अगर 2 महीने 10 दिन ये युद्ध चला तो उसकी पूरी परिकल्पना उन्होंने तैयार की हुई है। इन सब सवालों के जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे बीच में मेहमान हैं, मैं आपका परिचय करा दूं, भरत वर्मा जी हैं जो कि संपादक हैं डिफेंस रिव्यू के। भरत जी हमको बताएंगे कि युद्ध की क्या रणनीति होती है और जब दुनिया में इस तरह के युद्ध लड़े जाते हैं तो उन युद्ध की क्या संभावनाएं और क्या विभीषिकाएं रहती हैं। भरत जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ खास तौर से गल्फ कंट्रीज को जानने और पूरे माहौल की जानकारी रखने वाले जफरुल खान साहब हैं जो कि इराकी मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जफरुल साहब आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और इस पूरी बहस की कड़ी के मुख्य चिंतक या विश्लेषक हम कहें, क्योंकि अमेरिका के बिना मामला पूरा नहीं होगा, चिंतामणि महापात्रा जो कि अमेरिका मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। चिंतामणि जी आपका भी स्वागत है। तो चिंतामणि जी, बात आप इससे शुरू करेंगे क्योंकि युद्ध की शुरुआत तो अमेरिका ने की है और शुरुआत क्यों की है ये कारण जानते हुए भी मैं आपसे कारण पूछना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अमेरिका युद्ध के क्या कारण देखता है कि इराक पे उसको हमला करना ही चाहिए और कर शुरू हो गया हमला। एक बात तो है कि अमेरिका क्या कहता है इसके बारे में। जी। अमेरिका कहता है 3 पॉइंट कहता है। नंबर 1 है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में है और डिप्लोमेटिक कोशिश के बाद सद्दाम हुसैन ने उसी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। सेकेंड रीज़न ये है कि सद्दाम हुसैन जो कि 1958 से पावर में है, वो डिक्टेटर है और अपने इराकी लोगों को काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उसको जाना चाहिए और इराकी लोगों को लिबरेशन मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। ये है दूसरा कारण। और तीसरा कारण ये है कि सद्दाम हुसैन ने इंटरनेशनल लॉ जो है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, 1441 मोर देन 12 रेजोल्यूशंस सिंस 91 कंसिस्टेंटली वायलेट कर रहा है। और कुछ देश ऐसे हैं जैसे फ्रांस है या रसिया है, वो तैयार नहीं है इसके अगेंस्ट में कुछ जल्दी से कार्रवाई करने के लिए। 12 साल बीत चुका है, इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं। यह है स्टेटेड पोजीशन है। मगर ये मतलब सीधी सीधी ये तीन तीन मुद्दे जिन पे अमेरिका हाँ, ने अटैक किया है। और ये 3 कारण को जस्टिफाई करने के लिए और अमेरिकन लोगों को कन्विंस करवाने के लिए वो लिंक कर रहे हैं अलकायदा मेंबर्स से और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से और इराकी गवर्नमेंट से
क्योंकि वो ज़्यादा जस्टिफिकेशन अच्छा लगेगा अमेरिकन लोगों को और सपोर्ट करेंगे उनके प्रेसिडेंट जो करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो ये 4 कारण है, मगर मेरा अपना जो विश्लेषण है ये कुछ अलग ही है। उस विश्लेषण पे भी आते हैं। Okay. पहले भारत की बात सुने। भारत इस लड़ाई को, खासतौर से अमेरिका की लड़ाई को और पहले वाली लड़ाई, मैं इस लड़ाई चूंकि अभी शुरुआत हुई है तो इसके विश्लेषण में टाइम लगेगा। स्ट्रेटेजिकली अभी हम अगर जिसको देखें तो आपको क्या लग रहा है कि रणनीति के हिसाब से अमेरिका जो है वो किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहता है? देखिए 1991 में रणनीति इसलिए अलग थी, एक लिहाज में अलग थी कि जो कोलिशन था अमेरिका के साथ सब थे, वेस्टर्न कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, सब सपोर्ट कर रहे थे। आज की तारीख में अमेरिका काफ़ी अलग थलग पड़ गया है। 91 में उनके फादर थे, बहुत उन्होंने मैच्योरिटी के साथ उस सिचुएशन को हैंडल किया था जिसमें वो उनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता रहा। इस बार जो रणनीति बनी है वो उसमें जॉर्ज बुश साहब ने बहुत एरोगेंस के साथ उस पोजीशन को हैंडल किया है, क्योंकि उनका ये शायद मानना है कि मैं एक अकेला सुपर पावर हूं और मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं आई कैन टेक ऑन एनीबॉडी। तो 91 में भी कारपेट बॉम्बिंग हुई थी, इस बार भी कारपेट बॉम्बिंग की प्लानिंग है रणनीति में कि एरियल उससे। लेकिन कॉसवो में जैसे आपने देखा कि 63 दिन तक कारपेट बॉम्बिंग होती रही, लेकिन सरकार वहां की जो थी वो वहां के वहां बनी रही और आखिर में उनको क्रिमिनल कोर्ट में बाद में लाया गया। और आखिर में जब वो लड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद जो आर्मी थी वो पूरी इंटैक्ट सर्ब्स की, इंटैक्ट टैंक्स, जवान्स सब इंटैक्ट निकले। तो वो कारपेट बॉम्बिंग पे जो भरोसा कर रहे हैं वो इस समय उसको चेंज कर रहा है अमेरिका। वो बोलता है कि इस बार मैं ग्राउंड फोर्सेस भी लगाऊंगा। 91 में क्योंकि ये देश बॉडी कैजुअलिटी बॉडी बैग्स नहीं ले सकता है तो इट वाज हेजिटेंट। इस बार वो डिटरमिन्ड हैं कि मैं क्विकली बगदाद को टेक ओवर करके और आई विल यूज द ग्राउंड फोर्सेस टू टेक ओवर, क्योंकि उनको ये भरोसा हो गया है कि ऊपर से हवा से 15,000 फीट से लड़ाई लड़ने से आप बगदाद को टेक ओवर नहीं कर सकते। तो वो ग्राउंड फोर्सेस, तो सबसे बड़ा फर्क इस बार यह है कि वो विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स या 72 आवर्स वो ग्राउंड फोर्सेस को कुवैत वगैरह से अंदर भेजने के लिए तैयार है। और हो सकता है दैट इज द ओनली रूट दैट इज नाउ एट प्रेजेंट। नहीं, बट ग्राउंड फोर्सेस जो ट्रुप्स वो कभी कमिट नहीं करना चाहता है और घबराता है वो कमिटमेंट से, वो इस बार वो करने को तैयार है। तो रणनीति में ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि साइमल्टेनियसली ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड ट्रुप्स साइड बाय साइड चलते जाएंगे एरियल वॉरफेयर के टू टेक ओवर। ये मेजर फर्क। इस्लाम खान साहब, अगर आप इस समय बगदाद में खड़े हों और बगदाद से मैं कहूं आप दुनिया देखें तो आपको कैसी दुनिया नजर आ रही है? बगदाद में यानी दो तरह का इस वक्त ख्याल है। एक तो ये कि सारी दुनिया उनके साथ है और दूसरी ये है कि इस ज़माने का फ़िरौन जो है वो अपनी ताकत को आजमा रहा है और एक निहत्थे का जो कि जिसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं है, बल्कि सही ये होगा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना होने की वजह से आज हमला हो रहा है इराक़ के ऊपर। इसलिए एक निहत्थे और मजलूम और बिल्कुल लाचार जो है आदमी या कौम के ऊपर एक ऐसी कौम हमला कर रही जिसके पास सब कुछ है, यानी सिर्फ यानी लैंड फोर्सेस नहीं है बल्कि रॉकेट्स, मिसाइल्स, मान ली क्या क्या, पैट्रियट, यानी हर तरह की चीज़ जो कि दुनिया में सोची जा सकती है, बल्कि वो असलहे भी जो कि दुनिया ने देखे ही नहीं आज तक, वो अभी उन पर आजमाए जाएंगे। तो इसलिए वो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि सारी दुनिया, इसलिए कि दुनिया में कोई जगह नहीं बची जहाँ मुजाहरा नहीं हुआ, जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ, बल्कि आज भी डेमोन्स्ट्रेशन दुनिया में हो रहे हैं, खुद हमारे मुल्क में हो रहे हैं। तो वो इस तरह से वो तो बहुत खुश हैं कि दुनिया उनके साथ है, बहरहाल उनको इत्मीनान इस बात का है। लेकिन उसी के साथ ये भी देख रहे हैं कि एक ताकत अपने घमंड में जो है, अपनी ताकत के घमंड में एक बड़ी ताकत जो है उनके ऊपर आक्रमण कर रही है, जबकि वो उस वक्त किसी के लिए खतरा नहीं है। चलिए, ये तो रहा बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि बगदाद में खड़े होकर आपको लगता है। मैं अभी आपको बगदाद से बाहर भी लेके आता हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग लौट करके आएंगे
और बगदाद से बाहर भी चलेंगे और हम लोग व्हाइट हाउस की तरफ भी चलेंगे कि व्हाइट हाउस के चश्मे से पूरी दुनिया कैसी नजर आती है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र, सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH और बिरला यामाहा लिमिटेड, the nation's largest provider of power solutions. The most advanced genset is also the most eco-friendly genset. पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन बताते हैं, दाल, चावल या मीट पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। बर्नर्स की नियमित रूप से सफाई करें। गैस बचाएं। प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। जो भी बनाओ ऊपर से डालो थोड़ा सा चंकी चाट मसाला, छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा, MDH चंकी चाट मसाला, दुगने मजे वाला MDH। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। ये मेरे रास्ते, ये मेरी मंजिलें, जुदा है मेरे कदम, जिंदगी एक दौड़ है, मेरी मंजिलें कुछ और है। आजाद की बाजी खेल जाए, आजाद की बाजी खेल जाए। रिलैक्सो चप्पल, कुछ भी झेल जाए, अब और भी कई रंगों और डिजाइनों में। Blaze Flash, an affordable, dedicated and reliable courier service. Blaze Flash Couriers. It's like appointing your own delivery boy. Blaze Flash Courier. क्रेडिट कार्ड नहीं भूलती, पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो नहीं भूल रही। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसे भूलने की भूल न करें। प्रकृति के नजदीक, आपके करीब, आयूर हर्बल कलेक्शन, स्वदेशी अपनाएं। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इराक पर अमेरिका का हमला आज शुरू हो गया है और ये जंग कब तक चलेगी किसी को नहीं पता है। इस जंग के इस दुनिया के हर देश पर कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। उस प्रभाव का कारण होगा तेल। कहीं तेल की कीमतें बढ़ेंगी और कहीं तेल की कीमतें घटेंगी। घटने का नंबर अभी बहुत दिनों में आएगा, लेकिन जो कीमतें बढ़ेंगी उसका गुणात्मक प्रतिफल क्या होगा, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा, ये किसी को भी नहीं मालूम है। आज पूरा दिन पेट्रोलियम मंत्रालय में बैठक चलती रही है तेल की कीमतों को लेकर के। हमारे पास 45 दिन का तेल है भारत में, और 45 दिन के बाद क्या होगा, कहां से तेल आएगा, इसकी रणनीति क्या बनी है और बनेगी,
ये अभी बताया नहीं गया है। जैसी खबर मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। हमारे बीच में इस जंग के तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिए 3 मेहमान मौजूद हैं। मैं आपके पहले भी परिचय करा चुका हूं। जफरुल इस्लाम खान साहब हैं, चिंतामणि महापात्रा हैं और भरत वर्मा जी हैं। चिंतामणि जी, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जरा हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि पूरी दुनिया में इस लड़ाई में जो खेमेबंदी हो रही है उसमें कौन किसके साथ है और आज क्या किया है किस किस देश ने, जरा ये बताते हैं। देखते हैं। इराक के खिलाफ अमेरिकी हमले पर कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। जापान और फिलीपींस ने अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन किया है, जबकि ईरान ने हमले की निंदा की है। जर्मनी ने युद्ध हो जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए इराक के लोगों को मानवीय मदद देने की पेशकश की है। उत्तर अटलांटिक संधि यानी कि नाटो के सदस्य देशों ने युद्ध शुरू हो जाने पर तुरंत आपात अधिवेशन बुलाने का निर्णय लिया है, जबकि इंडोनेशिया ने अमेरिकी हमले के बारे में विचार विमर्श के लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। जापान के प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी ने युद्ध शुरू होने के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की घोषणा के लगभग 1 घंटे बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं अमेरिका द्वारा बल प्रयोग शुरू करने की बात समझता हूं और इसका समर्थन करता हूं। फिलीपींस के राष्ट्रपति गलोरियो मैकअपगल अरोयो ने भी अमेरिकी हमले का समर्थन करते हुए कहा कि हम इराक के व्यापक जनसंहार के अधिक हथियारों से छुटकारा पाने के लिए अमेरिकी कार्रवाई को राजनीतिक एवं नैतिक समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेतृत्व में इराक के खिलाफ अभियान को देश का समर्थन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए महत्व रखता है। ईरान के विदेश मंत्री कमाल खराजी ने इराक के खिलाफ हमले की निंदा करते हुए कहा कि युद्ध अकल्पनीय असर होगा और इसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जानें जाएंगी। इंडोनेशिया के मुख्य सुरक्षा मंत्री सुसीलो बबांग युधोयोनो ने हमले पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि इस पर विचार विमर्श करेंगे। इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक आज हो रही है। इंडोनेशिया विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है और उसकी सरकार ने हमले का लगातार विरोध किया है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने भी अमेरिकी हमले के मद्देनजर आज कहा कि वो तुरंत आपात अधिवेशन बुलाएगा। ब्रुसेल्स में नाटो के प्रवक्ता माइकल लैथी ने कहा कि सहयोगी देश हमें अपने उपायों के बारे में सूचना देंगे। सैन्य कार्रवाई शुरू होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये नाटो की प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं है। और एक ग्राफिक की मदद से मैं चाहूंगा कि सब हम दिखा दें कि अमेरिका के समर्थन में जो देश हैं उनके नाम भी पढ़ दें ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि कौन अमेरिका के साथ है। अफगानिस्तान, अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, ब्रिटेन, बुल्गारिया, कोलंबिया, चेक गणतंत्र, डेनमार्क, अल सल्वाडोर, एरिट्रिया, एस्टोनिया, इथोपिया, जॉर्जिया, हंगरी, आइसलैंड, इटली, जापान, लाताविया, लिथुआनिया, मैसेडोनिया, हॉलैंड, निकारागुआ, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सिंगापुर, स्लोवाकिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, तुर्की पे डाउट है थोड़ा सा, उसकी स्थिति साफ करेंगे, और उज्बेकिस्तान। महापात्रा जी, ये जो समर्थन देशों की बात पूरी दुनिया में 169-168 देश के करीब है और उसमें 33 देश आ गए हैं, तो ये रणनीति ऑफिशियल व्हाइट हाउस से लिस्ट जारी हुई है कि 33-34 देशों के, और दिन बे दिन बढ़ती जाएगी ये लिस्ट, जैसा कि पॉवेल साहब ने कहा है। पॉवेल साहब ने बयान दिया है कि ये लिस्ट तो हम सिर्फ जारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो साफ तौर पर हमको अपना नाम नहीं देना चाहते लेकिन हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिकली अगर रणनीति के हिसाब से देखें तो हाउ यू सी दिस गैदरिंग द नेम्स ऑफ द कंट्रीज एंड आस्किंग देम टू इशू द स्टेटमेंट इन देयर फेवर? इसमें 2-4 चीज मुझे बताना है। पहले तो ये है कि जिन देशों के नाम आपने पढ़ा उसमें और एक नाम ऐड कर दीजिए, वो इंडिया के बारे में। कुछ घंटों पहले जी जज फर्नांडिस ने टीवी पे आए, उन्होंने भी वार को अपोज किया है। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो प्रवक्ता हैं वो भी आके बोले कि वार इज नॉट गुड। तो इसमें इंडिया भी ऐड कर सकते हैं। नहीं, वार का विरोध नहीं किया। देखिए विरोध का आप कुछ करें। नहीं, जो आप कह रहे हो वो जो लिस्ट कर रहे हैं समर्थन प्रो अमेरिका, जो आप कह रहे हो इंडिया इज अपोजिंग द वॉर। जब उन्होंने बोला इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, उनका रिएक्शन, मैंने सोचा जो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, उनका क्या रिएक्शन है? अच्छा, you are talking about the opposing, because what Anil was talking was of supporting country. Opposing. But
मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जो अपना सपोर्ट कर रहे हैं ना अपोज कर रहे हैं वो साइलेंट मेजोरिटी हैं। तो रणनीति पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पहला तो यह है कि अगर आप डिफैक्टो इम्पैक्ट क्या होगा यूथ पे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मेजोरिटी कंट्री इसके ना खिलाफ हैं ना सपोर्ट कर रहे हैं या थोड़ा बहुत कंडेम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, उन कंट्रियों ने सद्दाम हुसैन के साथ नहीं हैं, अमेरिका के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे यूथ करने के लिए। ये एक बेसिकली एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्टेप है। तो अमेरिका का जो पिछले 7-8 महीने में जो डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है, उसी फेलियर को एक सक्सेस की मोड़ देने के लिए अमेरिका बोल रहा है कि 35 कंट्री का लिस्ट है और लिस्ट बढ़ता जाएगा। सो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक स्टेप है। इसमें रणनीति पे ज़्यादा कुछ असर नहीं होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ कोई भी देश नहीं आएगा, रसिया भी नहीं आएगा, फ्रांस भी नहीं आएगा, जर्मनी भी नहीं आएगा। वो चिल्लाएंगे, कंडेम करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। भारत कुछ मैं एक सवाल खान साहब से पूछना चाह रहा था। खान साहब, मैं आपको बगदाद तो ले गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ बगदाद से बाहर निकले आप, और मुझे ये बताएं कि ख़ास तौर से मतलब इस सदी के शुरू में एक राजा दूसरे देश के राजा को कह रहा है कि आप अपना देश छोड़ के भाग जाओ। मतलब इट हैपन्स इन फैंटेसी, मतलब रियलिटी में हो रहा है, ये पूरी दुनिया देख भी रही है और सुन भी रही है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि जो गल्फ के सारे देश हैं, अगर आप इराक के चारों तरफ के देशों के ताना बाना देखें, टर्की हो, जॉर्डन हो, कुवैत हो, चलो कुवैत के तो अपने कारण हो सकते हैं, सीरिया है, ईरान है, अरब अमीरात है, और एक दूसरा देश भारत मुझे याद दिलाएं जो उसके ईरान के ऊपर जो कंट्री है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। यस, ये सारे लोग इराक से इतने मुतमईन क्यों नहीं है? नहीं, दरअसल इस वक्त जो लोग अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो इराक की तायीद कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है। ये इराक जो है उस इलाके में कभी भी पॉपुलर नहीं रहा है। इराक का मतलब है कि जो वहाँ की आज की गवर्नमेंट है, बाथ पार्टी जो कि तकरीबन 30 साल से हुकूमत कर रही है, वो उस इलाके में पॉपुलर नहीं थी। उसको उस इलाके में तकरीबन कोई पसंद नहीं करता। बल्कि दूसरी बात है, हुकूमत जो है सीरिया में, वो भी उसको पसंद नहीं करती, इसलिए कि इनकी पॉलिसीज़ को इस तरह की थी कि वो अपने सारे पड़ोसियों से झगड़ रहे थे। कुवैत से झगड़ रहे थे, सीरिया से झगड़ रहे थे, टर्की से झगड़ रहे थे, ईरान से तो उन्होंने 8 साल तक हुकूमत की, तो इसलिए उनकी हमदर्दी नहीं है। लेकिन आज जो लोग इस जंग के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक तरह से अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस यूएनओ को ख़त्म कर रही है, इंटरनेशनल लॉ को ख़त्म कर रही है, यानी बहुत सी चीज़ों को ढा रही है जो कि बड़ी मुश्किल से 50, 60, 70 साल में बनी थी, और उसकी वजह से क्या होगा मालूम नहीं है। ख़ुद मिडल ईस्ट के अंदर बहुत कुछ तब्दीली अमेरिका और इसराइल सोच रहे हैं करने को इसके बाद, इस वजह से उसकी उस इलाके के अंदर इसकी मुखालफत हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई सद्दाम हुसैन को पसंद करता है या उससे उसका आशिक है, कोई भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि खुद इराक के अंदर भी कोई उसका आशिक नहीं है, इसलिए कि वो 30 साल से वहाँ पे एक पुलिस स्टेट के जरिए हुकूमत कर रहे हैं वहाँ पर। ये एक तो जो आप ये कहना चाहते हैं, जो अमेरिका कह रहा है वो ठीक कह रहा है, नहीं, कहने के हिसाब से, मैं हमले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों बातों में अंतर है। जी, व्हाट इज अमेरिका इज स्टेटिंग, इट इज अ फैक्ट। नहीं, that जो this is अमेरिका a bad regime and it is not for the welfare of the people. उसी बैड रिजीम के साथ उनके 20 साल तक बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात थे। आज जो वो लिस्ट लेके घूम रहे हैं कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन चाहिए, वो उन्होंने सप्लाई किया। वो तो बहस दूसरी है, मैं उस बहस पे तो दूसरा। वही आदमी 20 साल तक बड़ा अच्छा था, अब 10 साल से बड़ा खराब हो गया, तो वो बात नहीं है। आज आप हमारे साथ रहेंगे तो आप बड़े अच्छे हैं, चाहे आप कितने बड़े डिक्टेटर हों, चाहे आप सौहार्द हों, चाहे आप कुछ भी हों, बड़े अच्छे रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप हमारे खिलाफ हो जाएंगे, आप नहीं होंगे। दूसरी बात वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, उस एरिया में किसके पास है? उस एरिया में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सिर्फ इसराइल के पास है और किसी के पास नहीं है। न्यूक्लियर है, केमिकल है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, हर चीज़ है। उसकी तरफ उनकी नजर नहीं आती, बल्कि ये पूछते भी नहीं कि हमको इंस्पेक्शन करना। नहीं, वो तो सद्दाम हुसैन ने कहा ना कि आप हमसे कह रहे हैं, आप 1441 के तहत आप इसराइल से भी तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की लिस्ट मांगो ना। 3 दिन पहले नहीं, जो सद्दाम हुसैन का बयान आया, उस रेजोल्यूशन में ये है ही, लिखा ही हुआ है ये कि पूरे मिडल ईस्ट से निकालेंगे इसको। इसमें जो सबसे बड़ी परसेप्शन प्रॉब्लम आ रही है अमेरिका की तरफ से कि
ये वॉर उन्होंने अनविटिंगली या विटिंगली कन्वर्ट कर दी है बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. द होल प्रॉब्लम हैज अरिजन आउट ऑफ दैट परसेप्शन. अगर जॉर्ज बुश, जो दुनिया का सबसे बड़ा पावर कंट्रोल करता है वो इंसान, अगर वो कुछ चीज़ें फ्रांस को नहीं कहते जिस लहजे में उन्होंने कही हैं, तू मैं नहीं होती, जो इनके फादर ने जिस तरह हैंडल किया है, वो ये उसको उस मैच्योरिटी से हैंडल करते तो इतना बड़ा डिवीजन इंटरनेशनल ओपिनियन में नहीं होता. एक दूसरा परसेप्शन गैप जो आ रहा है, दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज जो आ रही है, इराक इमीडिएटली इज नॉट अ थ्रेट टू अमेरिका इन एनी वे. इराक स्टैंड्स कंटेन्ड. तो जब वो कंटेन्ड है तो आप उसके ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? ये जो परसेप्शन आ रहा है, इसके कारण पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं. और उसमें ये नहीं है कि इस्लामिक लोग ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, सब उस पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि जब ये परसेप्शन हमें नहीं समझ में आ रहा आपका, तो आप इस पर अटैक क्यों कर रहे हैं? आप नॉर्थ कोरिया में अटैक करते, आप अफगानिस्तान पाकिस्तान में अटैक करते, आप सऊदी अरेबिया में कंट्रोल करते जाके फंडिंग. लेकिन यहां आप जो कर रहे हैं, जो एक बहुत मॉडरेट सेक्युलर सोसाइटी है इस्लाम में सबसे ज्यादा, ये देश, वो सदाम हुसैन उसको कैसे चलाते नहीं चलाते इज इररिलेवेंट, बट इट इज द मोस्ट सेक्युलर कंट्री इन द अरब वर्ल्ड. ठीक है, उसमें आप जाके उसको हमला कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप जिहाद की जो कतार है, जो फैक्ट्री बनी हुई है, उनमें आप एडिशन ला रहे हैं कि जो लोग सेक्युलर थे वो भी अब ये बोलेंगे कि हम ये फैक्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये जो परसेप्शन गैप्स आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, इसके कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय तितर बितर हो गया है. फ्रांस, जर्मनी, रूस की जब लड़ाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई करी जाती है जब कॉस्ट बेनिफिट रेशो होता है, आप उस चीज को तोड़ रहे हैं. एंड बुश इज वॉक्ड इनटू द मोस्ट वॉलेटाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. वेस्ट एशिया इज द मोस्ट वॉलेटाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट अनस्टेबल रीजन. वहां पर एक लड़ाई से कई लड़ाइयां छिड़ सकती हैं. इट्स टोटली अ ट्राइबल फ्यूडल. ये नहीं कि सऊदी अरेबिया में जो बैठे हैं, दे ऑल टिन पॉट डिक्टेटरशिप्स व्हिच हैव बीन बूस्टेड बाय अमेरिका. दे आर नॉट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स. तो इराक में वो डेमोक्रेसी कर देगा, मान लेना गलत है. ईरान डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहा है, तो आप उसको छेड़ना शुरू कर रहे हैं इराक के बाद. तो व्हाट आर यू डूइंग? नेचुरली देन इस्लामिक वर्ल्ड फील्स कि आप हमारे खिलाफ, यू आर अगेंस्ट इस्लाम. दैट इज योर फील भरत. नो, दैट नहीं, इज मैं जो इस्लाम नहीं, साहब से पूछ रहा था, दैट इज नॉट द फील विद इन द अरब. जी, दैट इज नॉट द फील विद इन द अरब. दैट इज योर परसेप्शन. नहीं है. दिस इज आउटसाइड व्यू व्हिच यू वॉच फ्रॉम न्यू दिल्ली. आई डोंट सी, मुझे नहीं लगता कि खान साहब, अरब देशों में वो फील होने के बावजूद एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग नहीं है. नहीं, फीलिंग बहुत है, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए नहीं है, इराकी पब्लिक के लिए है. वो कहते हैं कि इस आदमी की वजह से ये मुल्क क्यों तबाह हो, इस आदमी की वजह से ये सारे लोग क्यों तबाह हो, मरे, और उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सारी दौलत वो ज़ाया हो, क्यों उनकी वजह से सारे ऑयल वेल्स कोई और आके कब्जा करे. सारी बात तो ऑयल वेल्स की है. जी जी जी. तो वो उनको परेशानी जो है अवाम की है, इराकी अवाम की है, सद्दाम हुसैन की रिजीम की नहीं है. जी, हम लोग लौट करके आते हैं. सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं कैसे कैसे लोग, सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं कैसे कैसे लोग, और पेड़ बने खड़े हुए हैं कैसे कैसे लोग. छोटे से ब्रेक के बाद. घटना चक्र, सह प्रायोजक MDH मसाले. असली मसाले से MDH. और बिरला यामाहा लिमिटेड, the nation's largest provider of power solutions. The most advanced genset is also the most eco-friendly genset. प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव. कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति. राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की.
की सुगंध जहाँ जहाँ जाए, शुभ लक्ष्मी वहाँ खुशियों के आए। हरी वर्षा धूप सच सच MDH MDH। प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। नए पाउच में बने MDH मसाले जो सबके पसंद। MDH दाम वाजबी, क्वालिटी वही, एकदम सही। असली मसाले सच सच MDH। हल्दी मिर्च धनिया पाउच में। सेलिना की अदाएं करें सबको दीवाना। My beauty is my hair। कैसे? क्या आप जानना चाहते हैं? बालों की सही देखभाल के लिए सही शैम्पू इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आंवला शिकाकाई साधारण बालों के लिए, कोकोनट रूखे बालों के लिए, रोजमेरी डैंड्रफ के लिए। अब तो आप भी जान गए ना? अयूर हर्बल शैम्पू। चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। रिलैक्सो चप्पल, कुछ भी झेल जाए, अब और भी कई रंगों और डिजाइनों में। विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को रिलैक्सो हवाई की शुभकामनाएं। अपने घर वालों के लिए मैं तो सिर्फ बिरला इकोजेन जनरेटर पर ही भरोसा करती हूँ, क्योंकि इसमें फ्यूल टैंक इंजन के साइड में है, न कि ऊपर, जिससे फ्यूल का इंजन में गिरने का कोई खतरा नहीं, यानी 100% सेफ्टी। The most advanced genset is also the safest. Blaze Flash, an affordable, dedicated and reliable courier service. Blaze Flash Couriers. It's like appointing your own delivery boy. Blaze Flash Courier. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अमेरिका द्वारा इराक पर हमला। हमले की शुरुआत हो चुकी है। हर रोज अगर आप पूरी दुनिया के टेलीविजन देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये लड़ाई नहीं है, दिवाली की तरह से इस युद्ध का बयान और इस युद्ध को परोसने की तैयारी है। कुछ ऐसी खबरें भी सुनने को मिलेंगी जो सच नहीं होंगी, और जो सच होंगी वो खबरें कभी सुनने को नहीं मिलेंगी। शायद युद्ध की यही त्रासदी है, युद्ध की यही नियति है। हम इस युद्ध की विवेचना कर रहे हैं कि युद्ध क्यों हो रहा है, क्या होगा और इस युद्ध से कैसे मुक्ति मिलेगी, कब बंद होगा। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं, मैं आपका परिचय दोबारा से करा दूं, जफरुल इस्लाम खान साहब हैं, चिंतामणि महापात्रा हैं और भरत वर्मा जी हैं। चिंतामणि जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि ये पूरी दुनिया की सबसे महंगी लड़ाई होगी जो अब तक की है। अगर जो डाटा मेरे पास है, पहली लड़ाई में देख रहा हूँ जो महीनों पहले ड्राइंग बोर्ड पे तैयार हो गई है। 95 बिलियन डॉलर, मतलब 95 बिलियन डॉलर तो इस लड़ाई पे खर्च होंगे, और इस लड़ाई से जो विनाश होगा उसको पुनर्स्थापित करने में
पुनर्निर्माण करने में $22 बिलियन खर्च होंगे और $10 बिलियन और यूएन लगाएगा जो कि विक्टिम्स के कंपनसेशन और तमाम चीज़ों पे खर्च होगा। ये तो मोटा मोटा है, लेकिन इस पूरी वार से जो एक्टिविटी जनरेट होगी वो $100 बिलियन की होगी। तो लग रहा है कि 220 या 222 बिलियन की लड़ाई हो जाएगी। ये लड़ाई अच्छी है, सुनने में अच्छी लग रही है। तो 220 बिलियन इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझको जो ये लग रहा है कि पूरी लड़ाई जिस तरह से ऑयल के क्राइसिस हैं, जैसे अमेरिका पर एवरी डे जो 1 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल कंजम्पशन है, और वो अमेरिका जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है और उनका बजट गड़बड़ा रहा है। तो हाउ फॉर दिस वॉर इज प्योरली इकोनॉमिकल एंड प्योरली पॉलिटिकल, हाउ यू डिवाइड दिस वॉर? मुझे लगता है ये इकोनॉमिक रीजन भी नहीं है और पॉलिटिकल रीजन भी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक रीजन है। इकोनॉमिक रीजन इसलिए नहीं है कि आप जो आंकड़े बताए कि $220 बिलियन अमेरिका ने हर साल $280 बिलियन खर्चा करता है अपना मिलिट्री के लिए, और अमेरिका को छोड़ के बाकी जो 9 देश हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट 9 मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है, इफ़ यू पुट टुगेदर अमेरिका ज़्यादा खर्चा करता है। इट्स ए $9 ट्रिलियन इकोनॉमी, उनके लिए पैसा ज़्यादा नहीं है अगर देखेंगे तो। मगर स्ट्रैटेजी क्या है? उनका डेट $6 ट्रिलियन हो गया है। दैट इज ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। 6 ट्रिलियन नहीं है। चिंतामणि, I'll add something here. टू मी एक कॉमन मिसपरसेप्शन है कि अमेरिका $10 ट्रिलियन इकोनॉमी है। नॉट इवन 9, इट्स $10 ट्रिलियन इकोनॉमी पर ईयर, पर फिस्कल। देयरफॉर इट कैन अफोर्ड एनीथिंग। इफ इट कुड अफोर्ड एनीथिंग, व्हाई द जॉब्स आर बीइंग कट इन अमेरिकन इकोनॉमी, व्हाई देयर इज अ ले ऑफ? पहली गल्फ वॉर में 91 में अमेरिका मेड मनी आउट ऑफ वॉर। इट वाज सरप्लस, इट वेंट विद अ हैट। जापान, कुवैत, सब ने उनको पैसा दिया। इस लड़ाई में उनको कोई पैसा नहीं दे रहा है। नॉट द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, दे आर नॉट गिविंग मनी। हाउ इज इट गोइंग टू सपोर्ट आफ्टर स्पेंडिंग अ $40 बिलियन इन अफगानिस्तान, विच इज नाउ टचिंग $60 बिलियन एंड द वॉर कंटिन्यूज? Philippines is spending money. It is involved at 10 different places. How that $10 ट्रिलियन, उसको भी तो पैसे की अंदर आने की जरूरत पड़ेगी। सऊदी अरेबिया जिसका $700 बिलियन इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, वो पिछले 1.5 साल में कहा जा रहा है कि $200 बिलियन विड्रॉ कर चुका है। इट इज शेकी। कुवैत, बिकॉज ऑफ बैंक्रप्सी इन अमेरिका, एंड इट हैज लॉस्ट $4.5 बिलियन इन यूके स्कैंडल, is now looking at China very seriously at investing. It is surplus. It is looking at India to invest. जी। तो जो पैसा है अरब कंट्रीज अब ये चाह रही हैं कि वो एक जगह ना रहे, क्योंकि पहली बात तो सैंक्शन लग सकती है, दूसरी बात फ्रीज कर सकता है वो पैसा किसी भी कहने पर। तो वो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए अंदर भी तो कुछ जाना चाहिए। अगर आज हताश हो गया है अमेरिका कि मैं 2.25 बिलियन गैलन के लिए $2.25 एक गैलन पेट्रोल के लिए दे रहा हूं, और बहुत ज्यादा हमारी तरह ही दे रहा है वो, जो हम 25-30 रुपए दे रहे हैं वो भी दे रहा है आज की तरह, उसमें उनकी हताशी हो गई है। तो वो अपनी इकोनॉमी चलाएंगे कैसे? और लेट मी ऐड समथिंग। एक चीज और, दूसरी चीज ये है कि जो अमेरिका में जो फिंगरप्रिंटिंग हो रही है और फोटोग्राफिंग हो रही है कि आप अंदर गए, और खैर आपकी तो दाढ़ी है तो शायद आपको वैसे ही वो ना जाने दे अंदर, लेकिन जो ये कंट्रीज को आप अंदर नहीं जाने दे रहे हो, तो जो अमेरिकन पॉपुलेशन डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसकी 1/3 प्रोफाइल इमिग्रेंट प्रोफाइल है, टू कीप इट यंग इमिग्रेंट। अगर आपने वो सब बंद कर दिया, चाइना से आपकी बनती नहीं है कि वो सीक्रेट्स ले जाता है आपकी, आप इस्लामिक वर्ल्ड से आपने सबको 28 कंट्रीज तकरीबन आप अंदर नहीं आने दे रहे हैं, और अब ये है कि जो एरोस्पेस साइंस वगैरह में आप बिल्कुल बाहर के लोगों को नहीं देंगे वीजा पढ़ने के लिए, इंक्लूडिंग इंडियंस। हाउ आर यू गोइंग टू रन दिस $10 ट्रिलियन इकोनॉमी without immigrants, without investment into America, because the world's investment, and especially the Arab world's money, which is going out of America, which is a petrodollar economy, from where it gets money. How does that money? Central Asia bhi. That's what I was saying. Let me answer that. Bharat. Let me answer that. Now, latest figure is $6 ट्रिलियन का डेट है
बिल्कुल है, अमेरिका के पास सबसे बड़ा डेट है दुनिया का, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेट है, एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उस डेट की से बाहर कैसे आया जाए। एंड वो गुडी पिक्चर बहुत अच्छी लगती है। आई विल एक्सप्लेन इन अनदर प्रोग्राम। लेट मी आंसर, प्लीज। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट मिलिट्री एक्सपेंडिचर और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का हिसाब किताब नहीं होता। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। पूरे जनवरी में 30 दिन आई स्पेंट इन अमेरिका। मैं डिफेंस डिपार्टमेंट में, स्टेट डिपार्टमेंट में, कॉमर्स डिपार्टमेंट में, फेडरल रिजर्व में, लोगों को, होमलैंड सिक्योरिटी, बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत चीज बात किया। अमेरिका में पागल की तरह लोग डिबेट कर रहे हैं इराक क्राइसिस के बारे में। यू स्विच ऑन एनी टेलीविजन नेटवर्क, इराक ना। अगर कोई आगे मुझे बोले कि अमेरिका के पास पैसा नहीं ये करने के लिए, ये गलत होगा। दे हैव सो मेनी वेज, इधर से पैसा आता है, उधर जाता है। दे आर द डॉलर प्रिंटिंग नेशन। और जो अमेरिका का जो अनएम्प्लॉयड है और दिल्ली के स्ट्रीट में जो आप बेगर्स देख रहे हैं, दिस वेरी बिग डिफरेंस, वेरी बिग डिफरेंस। तो ऐसे डायरेक्ट हिसाब किताब नहीं होता। बट व्हेन आई एम सेइंग दैट ये इकोनॉमिक वॉर नहीं है या पॉलिटिकल वॉर नहीं है, तो इतना पैसा जो खर्चा कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? एक तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर खर्चा नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। दूसरा है कि उनका स्ट्रेटेजिक गोल क्या है। स्ट्रेटेजिक गोल ये है कि 1991 में वॉर के बाद एक मेजर स्ट्रेटेजिक चेंज गल्फ में आया। उससे पहले ऑलवेज 2 और मोर देन 2 कंट्रीज गल्फ को मिलिट्रीली कंट्रोल कर रहे थे। आफ्टर 91 वॉर अमेरिका एलोन कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑयल एरिया एंड गैस एरिया, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, सेंट्रल एशिया है। नाउ अमेरिका ये चाहता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये ऑयल रिच एरियाज इन द पर्सन गल्फ एंड सेंट्रल एशिया को कब्जा में कर ले, तो ये जो यूरोपियन यूनियन वाले चिल्ला रहे हैं, सारे कब्जे में आ जाएंगे। मोनोपोली ऑफ द ओपेक। इनडायरेक्टली स्ट्रेटेजिक गोल जो है ऑयल रिसोर्सेज को कब्जा करना है, एंड नॉट इमीडिएट इकोनॉमिक गोल, अदर खर्चा हो जाएगा या ज्यादा इनकम हो जाएगा, वो नहीं। वो तो मैं भी मान रहा हूँ कि मुझे आप करेक्ट करेंगे भारत। वेनेजुएला and the other countries from where the America imports, the refineries are old, depleted. अमेरिका को देखना ही है क्योंकि उनकी रिफाइनरी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है और उस कॉस्ट के कारण अमेरिका को महंगा तेल मिल रहा है। अमेरिका का पास जो ऑप्शन है वो सस्ते तेल का है। ओपेक उस रेट पे तेल नहीं देता जिस रेट पे अमेरिका चाहता है। अमेरिका क्या चाहता है कि ऑयल प्राइस इकोनॉमी $16 पे जाता है। और अभी 30 और इराक जो है, और अभी $40 है। 10% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व जो है इराक के पास है। जी नहीं, 22%। 10% ऑफ ग्लोबल रिजर्व, आई एम नॉट सेइंग प्रोडक्शन, रिजर्व जो है। जो 22% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल इज इन इराक। द लेटेस्ट फिगर इज व्हाटएवर। जी आप बता रहे थे। जी मैं ये कह रहा था कि ये सारी बात जो है वो ये नहीं कि तेल उनको नहीं मिलेगा, ये तो तेल बेचेंगे, कहीं ना कहीं बेचेंगे, लेकिन तेल किस प्राइस पर मिलेगा ये सवाल है। ये तकरीबन 70s में शुरू हुआ जब शाह ईरान और सद्दाम हुसैन दोनों ने मिलकर के ये प्रेशर डाला कि इसका दाम बढ़ाओ, इसलिए कि तेल का दाम उससे पहले $2 था बैरल, और वो भी 50-60 साल से चला जा रहा था। उन्होंने कहा बदलो, दुनिया के हर चीज का दाम बदल रहा है, इसको बदलो। तो फिर वो धीरे धीरे खिसकना शुरू हुआ। अभी 10, 12, 15, 16 ऐसे ही चलता रहता है। कभी क्राइसिस हो गया तो और बढ़ जाता है। इस टाइम जो पूरी दुनिया में जो फ्लक्चुएट करा 25 से 35 के बीच में, हाँ वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि उनको 13 में मिले। जी 12-13 में। अभी जो उन्होंने कहा है, आप सोच लीजिए जो खर्चा ये करेंगे, ये सब 1-2 साल में उनको सब वापस मिल जाएगा। बट दिस इज द टाइम वी शुड कम बैक टू द मेन क्वेश्चन कि अभी युद्ध क्यों हो रहा है। सद्दाम हुसैन में जिसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, जो कंट्री 12 साल से सैंक्शन रेजिम के अंडर रह रहा है, तो वहाँ क्या थ्रेट हो सकता है? अमेरिका इतना पैसा खर्चा करके क्यों जा रहा है? वो मेन रीजन, वो मेरा आंसर ये है कि ये मेरा अपना विश्लेषण है कि जब 9/11 इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर बम्बार्डमेंट हुआ, अब तक ओसामा बिन लादेन साहब कहीं छुपे हुए हैं, और जितने भी टॉप लीडरशिप हैं तालिबान के, वो भी छुपे हुए हैं। तो उसी टाइम मैंने एक अखबार में लिखा था, ये जो वार चल रहा है अभी, ये सुपरमैन और सुपर पावर के बीच चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जो सुपरमैन भी उन्हीं का है ना, उन्हीं का है, तो वार तो अपने आप ही लड़ रहे हैं वो तो। नहीं, वो जो ओसामा बिन लादेन, वो जो पॉपुलर परसेप्शन की बात कर रहे थे जी, मुस्लिम मासेस में, इवन स्कूल चिल्ड्रन में उसको हीरो की तरह देखे कि एक आदमी अमेरिका को कैन डिफाई अमेरिका। दूसरा आदमी है सद्दाम हुसैन, जो कि ही हैज बीन डिफाइंग अमेरिका फॉर सो लॉन्ग, अभी भी पावर में है। और ये 2 सुपरमैन अगर मिल गए तो अमेरिका का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, क्रिएटिंग ए पर्टिकुलर परसेप्शन अमंग द पीपल, वो मार खा रहा है बिल्कुल। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ऐसा अभी नहीं होगा, इसीलिए दे वांट टू रिमूव हिम। अलकायदा की बात करते हैं, अलकायदा और सद्दाम हुसैन दोनों बिल्कुल टोटल अपोजिट्स है।
अपोजिट नहीं, तो है, सवाल ही नहीं पैदा but होता जब कि कमल- बीजेपी और कांग्रेस है बिल्कुल अपोजिट है, मिल नहीं जाएंगे, ये एकदम अलग है। सवाल नहीं होता कि ये इनके लिए काम अच्छा, करें या उनके लिए काम मान करें। लीजिए उस कपोल कल्पना को करें तैयार, भारत में करेक्ट मी कि CIA प्लान सर्टेन थिंग्स and propagate and inculcate Al-Qaeda and Osama bin Laden and act through that. What do you see the scenario? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। नहीं, मैं तो कपोल कल्पना की बात कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई का अंश भी हो। लेकिन भरत, मैं एक मिनट लौट के आता हूँ, छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे। इस पूरे प्रोग्राम में और आने वाले दिनों में हम तमाम तरह की कपोल कल्पनाओं की बात भी करेंगे, लेकिन ये कपोल कल्पनाएं सिर्फ कल्पनाएं नहीं होंगी, इसमें सत्य का कहीं ना कहीं अंश भी होगा, क्योंकि कई बार सत्य आप सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं। इसलिए बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के मैं आपको समझाऊंगा कि अमेरिका का इस पूरे युद्ध के दौरान में क्या गेम प्लान है और किस तरह की कपोल कल्पनाएं खुफिया एजेंसियां करती हैं और युद्ध को किस तरह से लाया जाता है आपके दरवाजे पर, यह बताया जाएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र, सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH और बिरला यामाहा लिमिटेड, the nation's largest provider of power solutions. The most advanced genset is also the most eco-friendly genset. Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन बताते हैं, दाल, चावल या मीट पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। बर्नर्स की नियमित रूप से सफाई करें। गैस बचाएं। चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। ये मेरे रास्ते, ये मेरी मंजिलें, जुदा है मेरे कदम, जिंदगी एक दौड़ है, आजाद की बाजी खेल जाए, आजाद की बाजी खेल। रिलैक्सो चप्पल कुछ भी झेल जाए, अब और भी कई रंगों और डिजाइनों में। अब रिलैक्सो पेश करते हैं रिलैक्सो क्रिकेट धमाका। रिलैक्सो खरीदिए, स्क्रैच कीजिए और जीतिए ढेर सारे इनाम। जल्दी कीजिए, ऑफर केवल 31 मार्च 2003 तक। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित थे। मेरी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो NBH दंत मंजन करना ना भूलें। कार की सुरक्षा नहीं भूलते, पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो नहीं भूल रहे। अगर आपके पास गाड़ी है तो 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसे भूलने की भूल न करें। मुझे पावर चाहिए, पोल्यूशन नहीं। तभी तो मैं लाई हूँ बिरला इकोजेन जनरेटर, जो है CPCB अप्रूव। अब तो बिजली और पोल्यूशन दोनों अंडर कंट्रोल। The most advanced genset is also the most eco-friendly genset. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इराक पर हमला, इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं भरत वर्मा जी, चिंतामणि महापात्रा और खान साहब। खान साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले हम वो एक कपोल कल्पना की बात कर रहे थे कि बहरहाल उस कपोल कल्पना पे ना भी जाएं
और उसको बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि क्योंकि अभी लड़ाई का आज पहला दिन है और इस पहले दिन में हम कुछ चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें ये जो बात आप कर रहे थे कि अरब देशों की जो रणनीति है और अमेरिका तेल की नज़र से उसको देख रहा है, क्या इसी मुद्दे को लेकर के लोग इराक के साथ नहीं खड़े हो सकते थे, जस्ट टू सेव देयर ब्रेड एंड बटर? क्योंकि ये तो दाल रोटी का सवाल है और ओपेक, हालांकि ओपेक कंट्रोल करता है, लेकिन ओपेक देशों के जो सदस्य हैं वो भी उस मुस्तैदी से बातचीत का विरोध नहीं कर रहे हैं अमेरिका का, जिस तरह से करना चाहिए था। नहीं, दरअसल मैं समझता हूँ कि जो भी विरोध हुआ, सऊदी अरब की तरफ से विरोध हुआ, इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। खुद कुवैत में है, खुद टर्की में है, जो आसपास के मुल्क है, सब में है। तो लेकिन वो लोग अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करते हैं और इतना अमेरिका पर निर्भर महसूस करते हैं कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बल्कि अगर आपने देखा होगा चंद महीना पहले वो ये भी धमकी दे रहे थे कि सऊदी अरब के तख्ते को पलट देंगे, किसी और को ले आएंगे। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो कि बहुत सी चीज़ें तो अंदर होती हैं, हम नहीं देखते हैं और ना हम जानते हैं उनको। तो उन लोगों को खुद अपने ऊपर ख़तरा लगा हुआ है, इसलिए वो बादल नाखास्ता जो है, न चाहते हुए भी उनके साथ हैं उनके। लेकिन अवाम नहीं है उनके साथ। उन्हीं मुल्कों में जो साथ दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, हालांकि वहाँ मुजाहरे नहीं होते। खुद कायरो में 1 लाख लोग निकले, जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल है जी। तो ऐसा नहीं है कि लोग इसके मुआफिक हैं, बल्कि लेकिन रिजीम्स जो हैं, गवर्नमेंट्स जो हैं, वो अपने आप को मजबूर पाती हैं। भरत, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ कहना चाहता हूँ। गार्बचोव की बात आपने ब्रेक में कही। Gorbachev need not have broken the Soviet empire at the pace that he did. उन्होंने एक तरह से सब कुछ फेंक दिया, वो जरूरी नहीं था इतनी। नहीं, सिस्टम कोलैप्स कर नहीं, सिस्टम। रशिया वाज ए सिस्टमाटाइज्ड कंट्री, नहीं, इट वाज ए regimented nation. वही, and when you deregiment the whole country, what happens? The system collapses. When the system collapses, the country collapses. तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि उन्होंने जिस तरह सोवियत एम्पायर को बिना दूसरी फाउंडेशन लगाए, चाइना की तरफ देखिए, चाइना इज बिकमिंग कैपिटलिस्ट, इट इज मूविंग वेरी स्लोली टुवर्ड्स पॉलिटिकल फ्रीडम। क्यों? क्योंकि टोटल सोशल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, गार्बचोव ने क्या किया सोवियत यूनियन में कि उसने ओवरनाइट पेरेस्ट्रोइका अनाउंस करके और उसके दूसरे पिलर्स नीचे फाउंडेशन लगाने की बजाय उसने एकदम खोल दिया, तो एम्पायर गिर गई। एम्पायर कुड हैव रन फॉर 2-3 डिकेड्स मोर। उसी लहजे में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट जॉर्ज बुश इज डूइंग एंड व्हाट गार्बचोव डिड, बट जॉर्ज बुश इज सिमिलरली effecting a decline of our superpower, in my view, today, by the actions he is taking. मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूं कि उनके बहुत कुछ कंट्रोल में है। मेरे ख्याल से बाहर की दुनिया उनके बरखिलाफ होती जा रही है, और मैं आज ये भी बैठ के प्रिडिक्ट करने को तैयार हूं कि वो अगले इलेक्शन में प्रेसिडेंट बन के नहीं आएंगे। वो तो दूसरा मुद्दा है। बातचीत खत्म हो रही है। महापात्रा जी, आप कुछ कहेंगे इस प्रोग्राम के आखिर में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो युद्ध हो रहा है, इसका जो फ्यूचर अनसर्टन तो है, मगर अभी जो मेन लड़ाई है, सिस्टमिक लड़ाई जो है, अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म को कहाँ तक हम चैलेंज कर सकते हैं। अभी फ्रांस, जर्मनी और रसिया एक दिशा दिखाया है कि अमेरिका चाहता है, फिर भी हम मना कर रहे हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। तो अगर अमेरिका का इस लड़ाई में जीत हो गई और बहुत जल्दी हो गई, तो अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म सिद्ध हो जाएगा। अगर नहीं हो पाई और ये लॉन्ग ड्रन आउट वॉर हो गया और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गए, तो फिर ये अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म का अंत है। चलिए, बहुत बढ़िया बात की आपने, लेकिन इस युद्ध की जो चारों तरफ ताना बाना बुना जा रहा है, खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में, भारत आपका भी, क्योंकि प्रोग्राम घटना चक्र हम अभी यहीं खत्म कर रहे हैं। हम फिर 9 बजे आएंगे अपने दर्शकों से मिलने, और महापात्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सक्सेना जी की एक लाइनें हैं, मैं आपको सुना दूँ, इस बड़े युद्ध पे बहुत मौजूद है कि कोहनी पे टिके हुए लोग, कोहनी पे टिके हुए लोग और सुविधा पर बिके हुए लोग, कोहनी पर टिके हुए लोग और सुविधा पर बिके हुए लोग बरगद की बात करते हैं, गमले में उगे हुए लोग। घटना चक्र में मिलेंगे हम कल
इसी विषय को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। घटना चक्र, सह प्रायोजक